बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जावा के ऊप के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा जावा के बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ताकि हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हमें जावा सिंटैक्सेस के बारे में प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बेसिक्स हैं जावा की। तो कुछ मैंने इसके रिलेटेड कुछ टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमें डिस्कस करना चाहिए ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करने से पहले, तो वो उसी के रिलेटेड मैंने आज ये स्लाइड्स बनाई हैं। जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड लिटरल्स एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज हम इन वन बाय वन थोड़ा डिटेल से देखते हैं ताकि जब हम फर्दर कोडिंग या प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करें तो हमें सिंटैक्सेस वगैरह के बारे में टेंशन ना हो, क्या है ये किस तरह से हमें डिक्लेयर करना है, वैल्यूज़ किस तरह से पास करनी है। तो आज हमें इसीलिए ये जो स्लाइड्स है वो बनाने का मकसद ये था कि आप जो है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर को कोई भी डाटा प्रोवाइड करते हैं तो हमें उसकी टाइप भी बतानी पड़ती है, क्या ये किस तरह का डाटा है। यानी अगर हम कोई इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ के साथ यानी कोई काउंटिंग वैल्यूज़ के साथ कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करनी होता है। अगर हम कोई पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ के रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो हमें जो डाटा टाइप प्रोवाइड करना होता है वो उसकी जो डाटा अगर हम पॉइंट में वाला वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो उसका हमें डाटा टाइप जो है वो फ्लोट यूज़ करनी पड़ती है। तो इट्स मीन दैट जितना हमें साइज़ चाहिए, जितने साइज़ की हमारे पास वैल्यू है उसी हिसाब से हम डाटा टाइप जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली जावा के अंदर दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, प्रीएम्प्टिव्स एंड नॉन प्रीएम्प्टिव्स। हम इनको देखते हैं कि प्रीएम्प्टिव्स में हमारे पास कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे पास कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं। तो बेसिकली दो टाइप की डाटा टाइप्स है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। अब देखिए प्रीएम्प्टिव में हमारे पास ये सारी आती हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे पास स्ट्रिंग एंड अरे आती है, जो कि इस दफ़ा नहीं है। स्ट्रिंग क्या है कि बेसिकली अगर आप सेट्स ऑफ लेटर्स को या फ्रेजेस को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, कुछ नेम्स को या एक पूरा सेंटेंस को, तो इसके लिए आप लोग स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको कोई इनपुट जो है वो सेट्स ऑफ लेटर्स या एक पूरी फ्रेज़ के अंदर लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रीएम्प्टिव्स की बात करते हैं तो प्रीएम्प्टिव में हमारे पास आगे से दो कैटेगराइजेशन है, बूलियन एंड न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आगे से फर्दर कैटेगराइज किया कैरेक्टर एंड इंटेग्रल। कैरेक्टर में हमारे पास कैरेक्टर आता है और उसके बाद इंटेग्रल में हमारे पास इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट आते हैं। इंटीजर में चार तरह के इंटीजर डाटा टाइप्स होती हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉग। एंड फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास फ्लोट एंड डबल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी डाटा कितना साइज ऑक्यूपाई करती है जी। सो बूलियन जो है वो 1 बिट लेता है, यानी 1 बिट से 1 बिट। और इसके अलावा कैरेक्टर में हमारे पास 2 बाइट होते हैं, 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, 2 बाइट का मतलब हुआ 16 बिट। और 1 बाइट जो है सो बाइट के अंदर 1 बाइट ही होता है। शॉर्ट के अंदर हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं, इंट के अंदर हमारे पास 4 बाइट्स होते हैं। अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू सेव करानी है तो इंट से छोटा शॉर्ट यूज़ किया जाता है, मतलब जो कि हमारा 2 बाइट्स के अंदर भी अगर हमारी वैल्यू सेव हो सकती है तो हम इनकी जगह शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू सेव करनी है काउंटिंग वैल्यूज़ में ही तो हम लोग जो है लॉन्ग को यूज़ करते हैं जिसका साइज़ है 8 बाइट, फ्लोट का साइज़ है 4 बाइट और डबल का साइज़ है 8 बाइट। सो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह की आपको वैल्यू सेव करनी है उसी हिसाब से आप डाटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी वेरिएबल क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया कि वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और इसको हम कोई भी मेमोरी के अंदर एरिया रिजर्व करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आपने कहीं पे कोई जगह पे बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप वहाँ पे जगह ख़रीदें, उस जगह को अपने नाम करवाएं, फिर आप वहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप कोई वैल्यू सेव करना चाहते हैं, कोई वैल्यू के साथ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कोई वैल्यू को किसी जगह पे रखना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जगह लेनी पड़ेगी और जगह को किसी के नाम करना पड़ेगा। तो सिंपली जब हमें कोई भी वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखें कि हमें 50 को सेव करना है कहीं पे, तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट टाइप का जो 4 बाइट मेमोरी के अंदर रिजर्व करेगा। ये रिजर्व एरिया जो है बेसिकली पहले जगह हम ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी के अंदर, ये हमारी मेमोरी है।
मेमोरी के अंदर जगह ऑक्यूपाई करते हैं, उसको नाम देते हैं और फिर उसके अंदर वैल्यू को सेव करते हैं। तो सिंपली रिजर्व एरिया यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं तो डाटा क्या होगा, डाटा वेरिएबल मेमोरी के अंदर जगह ऑक्यूपाई करेगा और उसके अंदर वैल्यू सेव कर देगा। फॉर एग्जांपल हमें 50 इंट डाटा इक्वल टू 50 लिखते हैं तो मेमोरी के अंदर 10 की जगह पे क्या होगा, ऑब्वियसली 15 होगा। और रिजर्व एरिया यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसका नाम क्या होगा, डाटा होगा। तो डाटा क्या है, उस जगह का नाम है जिस जगह पे आपने कोई वैल्यू रखनी है। तो बेसिकली ये एक डाटा टाइप है। डाटा वर्ड जो है वो एक यहाँ पे वेरिएबल है और 50 यहाँ पे एक वैल्यू है। तो 50 को सेव करने के लिए हमें डाटा जगह ऑक्यूपाई करनी होती है, जिसके लिए हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है। तो वो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और मेमोरी में पहले जगह ऑक्यूपाई करते हैं और फिर उसमें वैल्यू सेव करवाते हैं। तो बेसिकली अब अगर हम इस लाइन को लेके चलते हैं तो 50 जो है वो इंटीजर टाइप का बना है। इट्स मीन मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई किए जाएंगे और वहाँ पे 50 को स्टोर किया जाएगा। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से पता चल गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। हम इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं कि कौन से वेरिएबल का क्या काम है, ताकि ये किस टाइप का वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल। बेसिकली लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो इनसाइड द मेथड बॉडी या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, जिनका स्कोप उस फंक्शन के अंदर होता है, उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या कहते हैं, वो वेरिएबल जो इनसाइड द बॉडी, क्लास की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। और ऐसे वेरिएबल जिनके पहले स्टैटिक लिखा जाता है वो स्टैटिक वेरिएबल कहलाते हैं। अगर मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको इन तीनों का मकसद समझ आ जाए और ये समझ आ जाए कि इनका क्या क्या पर्पज़ है। सो मैं आपके सामने जावा प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसका नाम रख लेती हूँ एम्प्लॉय। मैं अपनी क्लास का नाम रखने जा रही हूँ एम्प्लॉय। प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया। जी, हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हम इसमें एक्सपैंड करके सोर्स के अंदर एक नई जावा फाइल क्रिएट करेंगे। जावा क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम आप रख लें एम्प्लॉय, कुछ भी रखा जा सकता है, एंड फिनिश। जी, ये है हमारी क्लास। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। मैं यहाँ पे उसी हिसाब से डिक्लेरेशन करूँगी ताकि आपको इन तीनों का डिफरेंस बेहतर तरीके से पता चल सके। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लास है और मैं इस क्लास की बॉडी के इनसाइड यानी इस ब्रैकेट के इनसाइड अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ इंट a इक्वल टू 10, तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करती हूँ वॉइड प्रिंट के नाम का, कोई भी नाम का मैं फंक्शन बनाती हूँ, अगर मैं इस फंक्शन के इनसाइड एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ 20, b इक्वल टू 20, तो यहाँ पे ये जो b वेरिएबल है ये एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि इस b का स्कोप इस ब्रैकेट के इनसाइड है। अगर मैं b को यहाँ पे अगर मैं मेन मेथड क्रिएट करती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टार्ट होती है, स्टैटिक वॉइड मेन, अगर मैं डॉट प्रिंट इस b को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ तो देखें इसके ऊपर एरर आ रहा है बिकॉज कि b का स्कोप इस ब्रैकेट के अंदर है, इस फंक्शन के इनसाइड है। इसके अलावा बाकी किसी भी फंक्शन के अंदर b का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई नहीं जानता है कि यहाँ पे b एग्जिस्ट करता है। तो b के ऊपर एरर है। अगर हम इस बल्ब के ऊपर एज ओवर करते हैं तो हम देखते हैं b कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। वो नहीं जानता कि b का क्या मकसद है, b यहाँ पे क्यों डिक्लेयर हो रहा है। तो इट्स मीन दैट कि b का स्कोप सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर है। तो इस तरह के वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं।
और एक और पॉइंट है कि लोकल वेरिएबल में हम स्टार्ट पे स्टैटिक नहीं यूज़ कर सकते। एक तो पॉइंट ये हो गया। और उसके अलावा अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को गेट करना हो तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो वेरिएबल क्लास के इंस्टेंस होते हैं उससे पहले हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है और फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम उस क्लास के इंस्टेंस को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगी? पहले मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। क्लास का नाम है EMPL, एम्प्लॉय की शॉर्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू, अब मैं इस यानी कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से इस ए को गेट कर सकती हूँ, E.A। क्लियर है जी? अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। इट्स मीन दैट कि अगर मुझे क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को गेट करना हो तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के गेट करना होता है। ये तो होगी दो टाइप। पहली थी कि लोकल, जिसकी स्कोप इनसाइड द मेथड फंक्शन होती है, और दूसरा अगर मैं यहाँ पे भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ ना तो उसका स्कोप भी इन ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा। ठीक है, किसी भी मेथड या फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप उसकी बॉडी के अंदर ही होता है, उसके अलावा उसकी एग्जिस्टेंस कहीं नहीं पाई जाती। और इसके अलावा इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और जिनको हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस क्लास का हम गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी भी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहती हूँ विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो फिर मैं क्या करूँगी? स्टैटिक वेरिएबल्स बनाऊँगी, जो वेरिएबल की थर्ड टाइप है। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करती तो मैं इस ए को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है जी, इस ए को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टैटिक रिमूव कर देती हूँ तो इस वक्त ये इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख देती हूँ तो इट्स मीन दैट कि ये इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है और ये इस क्लास की इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल है। तो इस क्लास की बॉडी के अंदर इस वेरिएबल को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेहतर तरीके से पता चल गया होगा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल में इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल जो इनसाइड द मेथड डिक्लेयर किया जाता है, जिसका स्कोप सिर्फ मेथड की बॉडी के अंदर होता है। और इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और जिसको ऑब्जेक्ट की मदद से गेट किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल जिसके शुरू में स्टैटिक लिखा जाता है और उसे क्लास के अंदर किसी भी जगह पे विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक सिंबल्स होते हैं जो हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन होता है। यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो जिसमें एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ ए प्लस प्लस तो इट्स मीन दैट कि ए में इंक्रीमेंट कर दूँ। एक ऑपरेटर के साथ अगर आप एक ऑपरेंड के साथ अगर आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो आपके यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम दो ऑपरेंड्स होते हैं और हम प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो ये प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है। रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन। और लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं एंड और नॉट। टर्नरी ऑपरेटर में हम जो कंडीशनल इफ स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क और कॉलन्स यूज़ करते हैं उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास आता है डबल, इक्वल एंड नॉट इक्वल, वो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। इसको मैंने ज़्यादा डिटेल से इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपको मेमोराइज कराना था, डिटेल हम इसकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, लिटरल्स क्या होते हैं। बेसिकली लिटरल्स को ऐसी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल को असाइन की जाती है वो लिटरल्स कहलाती है। उसको हम कांस्टेंट बी बोलते हैं। लिटरल का अनदर नेम कांस्टेंट बी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक वैल्यू हम x को दे रहे हैं तो जो ये वैल्यू है ये लिटरल या कांस्टेंट कहलाती है। तो यहाँ पे इंट एक डाटा टाइप x एक वेरिएबल है और 100 एक लिटरल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स
को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, जो कि हम लोग किसी ना किसी मकसद के लिए यूज़ करते हैं और इन्हें एज वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। उन वर्ड्स को हम लोग एज वेरिएबल के तौर पे नहीं लिख सकते। जैसे इंट एक रिजर्व्ड वर्ड है, एक की वर्ड है, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ इंट और फिर इंट, यानी वेरिएबल का नाम भी मैं इंट रख दूँ, तो वो तो गलत है ना, बिकॉज इंट क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है जिसको हम पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। उसे हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यानी कि अगर मैंने एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है और मैं एम्प्लॉय का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रही हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम इंट रख दूँ, तो वो भी गलत है। वो रिजर्व वर्ड को आप ना तो आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ना आप मेथड के तौर पर उसका नाम रख सकते हैं। जो हम यूज़र डिफाइंड नाम रखते हैं ना, वो आप रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। जो जावा की तरह से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में 32 थे जावा की, मुझे एक्चुअल काउंटिंग नहीं याद, लेकिन इसमें भी जो रिजर्व वर्ड होंगे उनको भी आप एज ऑब्जेक्ट नेम, मेथड नेम, क्लास नेम या वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। सो जावा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? In programming language, identifier are used for identification purpose. In Java, any identifier can be a class name, method name, variable name और a label. यानी कोई भी क्लास का नाम हो, मेथड का नाम हो, जो आप अपनी मर्जी से ही बेशक रखते हैं, वेरिएबल का नाम हो, वो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल कोड की है। यहाँ पे टेस्ट क्या है? एक आइडेंटिफायर है जो मैंने एक क्लास का नाम रखा है। यहाँ पे मेन एक आइडेंटिफायर है, ए एक आइडेंटिफायर है, यहाँ पे ARGS जो है वो एक आइडेंटिफायर है, स्ट्रिंग एक आइडेंटिफायर है। क्लियर है जी? तो यहाँ पे पिछले जो प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर है वो यहाँ पे लिखे कि टेस्ट एक क्लास का नाम है, मेथड का नाम, स्ट्रिंग जो है एक प्री डिफाइंड क्लास नेम है, वेरिएबल्स जितने भी हैं ये सारे हमारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं जी कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर है जी, कंडीशनल, आइटरेशन एंड जंप स्टेटमेंट। कंडीशनल में हमारे पास इफ, एल्स, नेस्टेड इफ एंड स्विच केसेस आ जाते हैं। आइटरेशन में हमारे पास वाइल, डू वाइल, लूप एंड फॉर आ जाता है। जंप स्टेट में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनको वन बाय वन। कंडीशनल देखते हैं। कंडीशन में हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर आता है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस हैपन, इफ दिस ट्रू देन दिस हैपन। तो इसमें देखें मैंने एक छोटा सा सिंटेक्स ऐड किया है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। इंट मार्क्स, उसमें मैंने 80 रखा और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो ये एक मैसेज प्रिंट हो जाए। तो इस तरह हम ये इफ़, कंडीशन, देन स्टेटमेंट। अगर हम इफ़ एल्स की बात करते हैं तो इसमें भी देखें इफ़, कंडीशन, देन एल्स और फिर उसके बाद स्टेटमेंट। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आ जाए, अगर कंडीशन ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट आ जाए। दिस इज़ इफ एल्स स्ट्रक्चर। अगर हम मल्टी इफ एल्स की बात करते हैं, अगर मुझे चेक करना है कि आई इक्वल टू, मैंने डिक्लेयर किया 20, अगर मुझे चेक करना है कि आई अगर 10 है तो प्रिंट क्या होना चाहिए? आई इज़ 10। अगर आई 15 है तो प्रिंट हो जाए आई इज़ 15। अगर आई 20 है तो प्रिंट हो जाए आई इज़ 20। एल्स आपका क्या हो? आई इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ये है जी मल्टी इफ एल्स स्ट्रक्चर का सिंटैक्स। नेक्स्ट देखते हैं जी नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ आपको पता है इफ इनसाइड द इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ स्टेटमेंट के अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगाना आपका नेस्टेड इफ होता है। अगर हम इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आके इस कंडीशन को भी चेक करें और अगर ये भी ट्रू है तो देन आप इस ब्रैकेट के इनसाइड जाएं। तो इफ इनसाइड इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। स्विच का सिंटेक्स क्या है? अगर आप स्विच में कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं और ये एक्सप्रेशन इसमें से किसी भी केस से मैच आउट हो रही है तो उस कोड ब्लॉक को रन कर दे। अगर इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन दिया उसका अगर केस ये वाला बन रहा है तो ये कोड ब्लॉक रन हो जाए, अगर ये वाला बन रहा है तो ये रन हो जाए। अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं आ रहा तो डिफ़ॉल्ट। मल्टी इफ का अल्टरनेटिव हम लोग स्विच भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टर्नरी। हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर इफ एल्स की जगह पे हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इफ एल्स इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 2 तो क्या करो, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो काउंट इज़ हायर देन 2। एल्स क्या कर दो, काउंट इज़ लोअर और इक्वल देन 2। लेकिन आप इसकी जगह पे एक अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। इसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और चेक पहले कर लो, प्रिंट वो करो जो इस दोनों में से कंडीशन ट्रू हो। यानी अगर काउंट ग्रेटर देन 2 है तो प्रिंट कर दो काउंट इज़ हायर देन 2। एल्स क्या, अगर कॉलन के अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट को रन कर दो। दिस इज़ कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, जो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स में भी यूज़, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी यूज़ करते थे।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी लूप्स की तरफ, आइटरेशंस की तरफ। तो इसमें हम देखें कि आपको तीनों लूप्स के सिंटैक्सेस भी बताएं और साथ ही इसके एग्जांपल्स भी कोड की गई हैं। अगर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर और उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन, सेमीकोलन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये वाला सिंटैक्स है जी फॉर लूप का। वाइल लूप में हम क्या करते हैं, वाइल लूप, कंडीशन और फिर जो रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट है बॉडी के अंदर वो प्रिंट कर दी जाए। उसके बाद डू वाइल लूप में पहले डू, फिर रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूशन और फिर कंडीशन। तो इसकी एग्जाम्पल कोड की गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस और प्रिंट कर दो आई की वैल्यू। तो इट्स मीन ये लूप 10 टाइम चलेगा और 10 टाइम जो है आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इट्स मीन ये आउटपुट आएगी 1 से 10 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसी प्रोग्राम को फार लूप के अंदर वाइल लूप के अंदर करें तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, पहले आपने इनिशियलाइज किया, फिर वाइल के अंदर कंडीशन दी, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी और आई में इंक्रीमेंट किया। और डू वाइल लूप में आप देखें तो पहले आई इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन, फिर डू, फिर स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट और एट दी एंड आपने कंडीशन डाली। सो ये है जी सिंटैक्सेस हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइटरेशंस कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं जी, अगर हमें इनपुट्स एंड आउटपुट्स लेनी हो, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में इनपुट्स के लिए स्कैनएफ को यूज़ करते थे और आउटपुट्स के लिए प्रिंटएफ को यूज़ करते थे। लेकिन जावा के अंदर अगर हमें यूज़र से कोई इनपुट कंसोल से लेनी हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जावा स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास बिल्ड इन है, जैसे स्कैनएफ था तो उसके लिए हम टॉप पे एक हेडर फाइल डाल देते हैं #include_stdio.h जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती थी। इसी तरह अगर हम लोग स्कैनर की क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें टॉप पे एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है java.util। तो इससे क्या होता है कि हम लोग स्कैनर की क्लास को यूज़ कर सकते हैं और स्कैनर की क्लास बेसिकली क्या है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो हम उसका सिंटैक्स ये है कि पहले आप स्कैनर लिखें, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद न्यू स्कैनर और पैरेंथेसिस के अंदर आपने system.in ऐड करना है जो कि इनपुट स्टैंडर्ड है, इनपुट स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने ऐड किया गया। उसी तरह हमने टॉप पे एक पैकेज इंपोर्ट किया, क्लास का नाम आप कोई भी रख लें, पहले क्लास कीवर्ड और आगे क्लास का कोई सा भी नाम ले, हमने रख दिया यूज़र इनपुट डेमो। फिर ब्रैकेट ओपन की, मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर स्कैनर की क्लास का सिंटैक्स लिखा, स्कैनर SC, और यूज़र को कहा कि फर्स्ट एंटर नंबर एंटर करो, और यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उसे आपने इस ऑब्जेक्ट की मदद से नेक्स्ट इंट में लेना है और ए के अंदर रखवा देना। यानी यूज़र ने फॉर एग्जांपल 10 एंटर किया, वो ए के अंदर आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम कौन सी वैल्यू ए के अंदर रखवाना चाह रहे हैं, ए इंटीजर टाइप का, और हम यूज़र से जो वैल्यू ले रहे हैं वो भी इंटीजर टाइप की होगी। और इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लिखेंगे SC.nextInt। ये नेक्स्ट इंट यह है इंटीजर टोकन लेने के लिए, इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेने के लिए। और ये वाला वर्ड, ये वाली जो लाइन है SC.nextInt, यूज़र से वैल्यू लेगा इंटीजर और उसे ए के अंदर रखवा देगा। इसी तरह एंटर सेकंड नंबर, और वही ऑब्जेक्ट क्योंकि आपने इसको इनपुट मोड में कर दिया हुआ है इस क्लास की मदद से, SC.nextInt, तो इससे क्या होगा, एक अनदर सेकंड वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेगा और इसे बी के अंदर रखवा देगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू भी ली जाएगी और डी के अंदर A+B+C करेंगे और डी के अंदर रखवा देंगे और बाद में डी को हम प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे प्लस कंकैटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है, टोटल भी आएगा, टोटल इक्वल, और साथ आपकी कंकैटिनेट आपका आंसर, प्लस ये जोड़ने के लिए इस वाली स्ट्रिंग को और आंसर को, तो आपका आंसर आएगा टोटल इक्वल ABC। जो भी यूज़र ने तीनों वैल्यूज़ एंटर किया, फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पे 10 एंटर किया, ए के अंदर 10 आ गया, यूज़र ने यहाँ पे 20 एंटर किया, बी के अंदर 20 आ गया, यहाँ पे 30 एंटर किया, सी के अंदर 30 आ गया। सो 10 + 20 + 30 ये 60 हो गया। तो यहाँ पे आंसर आएगा टोटल इक्वल टू 60। ठीक है जी। नेक्स्ट ये हो गया जी हमारा इनपुट हम किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो स्कैनर क्लास के अंदर जो नेक्स्ट इंट, या मैंने ये पिछली प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट इंट को यूज़ किया है, तो इसका क्या पर्पज़ है वो मैंने आगे से इसकी डेफिनेशन भी कोड किया ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। नेक्स्ट इंट क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ इनपुट एज इंटीजर, यानी कि जो यूज़र ने वैल्यू डाली है एज इंटीजर लेने के लिए। अगर आप यूज़र से फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट लिखें, जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और आगे डॉट नेक्स्ट फ्लोट, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट SC बनाया। तो अगर हम यूज़र से
वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर, तो हम लिखेंगे sc.nextInt, और फिर उसे किसी वेरिएबल के अंदर रखवाना चाहते हैं तो हम इक्वल वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अगर हम फ्लोट के अंदर वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे sc.nextFloat। अगर डबल में लेना चाहते हैं तो लिखेंगे sc.nextDouble। ऐसे मतलब कोई भी आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो ये सारे फर्दर आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी अरे। जावा के अंदर हम अरे को किस तरह से यूज़ करते हैं। जब बेसिकली आपको अरे की भी डेफिनेशन पता होगी कि अरे क्या है, जब आप कलेक्शंस ऑफ अ सेम डाटा टाइप वैल्यूज़ रखना चाहते हैं। अगर आप सेम वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर, सेम डाटा टाइप की वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए जावा अरे को यूज़ करते हैं। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। जावा अरे इज़ एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ अ सिमिलर डाटा टाइप्स। एडिशनली द एलिमेंट्स ऑफ अरे आर स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस लोकेशन। यानी कि अगर आप मेमोरी के अंदर जगह ऑक्यूपाई करते हैं और आप फॉर एग्जांपल एक अरे के अंदर 5 वैल्यूज रखवा लेते हैं इंटीजर टाइप की 10, 20, 30 एंड 40, तो 10 एक जगह पे लिखा है तो उससे अगली पोजीशन पे 20 होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि एक साथ एक ही जगह पे इकट्ठे कॉन्टिन्यूअसली प्लेस में पड़े हुए हैं। यानी अगर 1001 पे 10 पड़ा हुआ है तो 1002 पे जो है वो 20 पड़ा होगा, यानी उससे नेक्स्ट लोकेशन पे फॉरन ही अगला इंडेक्स एलिमेंट अरे का प्लेस्ड हुआ होगा। सो एंड अरे इन अ जावा इज इंडेक्स स्पेस, यानी आपके इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर्ड होती हैं। जैसे अगर आपने अरे डिक्लेयर की है 3 एलिमेंट्स की, तो स्टार्ट होगा ये 0 से 3 तक, मतलब 4 एलिमेंट्स, तो इंडेक्स स्टार्ट होंगे 0 से। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर आप स्टोर करते हैं 10 तो वो 0 लोकेशन पे जाएगा। अगर आप 20 करते हैं तो वो इंडेक्स अरे ऑफ 1 इंडेक्स पे 20, अरे ऑफ 2 इंडेक्स पे 30, इस तरह से। सो 0th इंडेक्स सेकेंड एलिमेंट इज स्टोर्ड इन फर्स्ट इंडेक्स। ये आपको बता रहा है कि अरे का पहला एलिमेंट जो होता है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होता है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होता है, एंड सो ऑन। तो इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास बनाई टेस्ट अरे नाम की, उसके अंदर मेन मेथड के अंदर आपने अरे डिक्लेयर की। यहाँ पे ए ऑफ अरे जो है ये एज लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इंट अरे डिक्लेयर की और आपने साथ उसका साइज स्पेसिफाई किया। अरे के अंदर अरे को डिक्लेयर करने के लिए ये तरीकाकार यूज़ किया जाता है। पहले इंट, आगे वेरिएबल, आप यहाँ पे ब्लैंक पैरेंथेसिस छोड़ें और उसके बाद साइज ऑक्यूपाई करने के लिए या साइज स्पेसिफाई करने के लिए आप लिखें न्यू, और जिस डाटा टाइप का आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। और आप 5 एलिमेंट्स के अरे डिक्लेयर करने जा रहे हैं। बाद में हमने इनको इनिशलाइज किया कि ए ऑफ 0 पे 10 रख दो, ए ऑफ 1 पे 20 एंड सो ऑन। अब हमें अगर इन्हें प्रिंट कराना है तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले फॉर लूप यूज़ करेंगे, इनिशलाइज करेंगे, और इसमें कंडीशन में हमने ए डॉट लेंथ लिखना है। हम ये नहीं लिखेंगे कि आई इज़ लेस देन 5, हम लिखेंगे कि अरे की जितनी लेंथ है उतना जो है उतने टाइम दफ़ा जो है, यानी उतनी दफ़ा जो आपका अरे जो है वो चलना चाहिए, सॉरी लूप चलना चाहिए। तो आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन ए डॉट लेंथ, अरे की जितनी लेंथ है उतने टाइम ये लूप चले और आई को इंक्रीमेंट कर दे। और फिर ए ऑफ आई पे पहली दफ़ा प्रिंट होगा ए ऑफ आई पे 10, अगली दफ़ा जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ए ऑफ 1 आ जाएगा, ए 1 में 20 पड़ा हुआ है, दैन 20 प्रिंट होगा, फिर लूप इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 आ जाएगा, ए ऑफ 2 पे 70 पड़ा हुआ है, इस तरह से सो ऑन आपकी यही सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो हम ऐसे करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और जिसमें हमने जितने भी ये टॉपिक्स पढ़े हैं उनको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। अपना इक्लिप्स खोलें। मैंने यहाँ पे पहले ही आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया था, तो मैं यहाँ पे क्लास बनाई हुई एम्प्लॉय नाम की। हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं कि एक एम्प्लॉय के नाम गेट करते हैं। यूज़र को कहते हैं कि वो 4 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड डालें, यानी नेम एंटर करें, फिर उन्हीं 4 रिकॉर्ड्स को हम डिस्प्ले भी करा देंगे। इस तरह क्या होगा कि हम लोगों को लूप का इस्तेमाल भी आ जाएगा, इनपुट का इस्तेमाल भी आ जाएगा कि किस तरह से हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, और हमें अरे डिक्लेयर करना भी आ जाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ये अपना क्लियर कर दें और इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये हमारा इनिशियल लेवल प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे हम एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट की मदद से गेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ के नेम यूज़र से एंटर कराएं और फिर उन्हीं नेम्स को डिस्प्ले कराएं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेम चूँकि स्ट्रिंग टाइप के होते हैं तो स्ट्रिंग की हम अरे डिक्लेयर करेंगे, नेम इक्वल, और इसका साइज़ कितने एम्प्लॉयज़ का हम रिकॉर्ड एंटर करने जा रहे हैं। तो हम रिकॉर्ड एंटर करने जा रहे हैं जी, फॉर एग्जाम्पल 3 एम्प्लॉयज़ का हम रिकॉर्ड एंटर करने जा रहे हैं।
हमने यहाँ पे अरे डिक्लेयर कर ली क्योंकि हमें एक से ज़्यादा लोगों का रिकॉर्ड चाहिए, तो इसलिए फिर एक से ज़्यादा लोगों का रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हम अरे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हमारी होगी जी अरे डिक्लेरेशन। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने मेन मेथड की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाते हैं। लूप में हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे स्कैनर मोड ऐड करते हैं ताकि हम यूज़र से वैल्यूज़ ले सकें, लेकिन उसके लिए आप टॉप पे आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा इंपोर्ट जावा डॉट util। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं SC न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आपने लिखना है सिस्टम डॉट इन इनपुट स्टैंडर्ड्स के लिए। क्लियर है जी। अब यहाँ पे एरर शो हो रहा है बिकॉज हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया टॉप पे। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हम यहाँ पे स्कैनर्स के लिए ये पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। जब मैं इसको एंटर करूँगी तो ये देखें जी हमारा ये पैकेज जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। आप सिंपल जावा डॉट util भी लिख सकते हैं और जावा डॉट util डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये पैकेज भी इंपोर्ट हो गया और हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। अब हम आगे क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं क्योंकि हमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड लेना है, नेम लेने हैं। तो हम क्या कहते हैं इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन इसकी लेंथ, अरे नेम की लेंथ लेंगे क्योंकि जितनी इसकी लेंथ है उतने ही नेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंटर होने चाहिए। नेम डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। नेक्स्ट हम यूज़र को एक इन्फो देना चाहते हैं कि आपको करना क्या, आपको नेम एंटर करना है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट ln एंटर नेम, और नेम हमने कहाँ पे लिखवाना है, इसके अंदर जो भी यूज़र नेम एंटर करने जा रहा है वो इसके अंदर आना चाहिए। तो नेम ऑफ आई, यानी कि जैसे जैसे आई की पोजीशन चेंज होगी, जैसे फर्स्ट टाइम में I1 आएगा, सेकंड टाइम में I2 आ सकता है। सो इस तरह से नेम ऑफ आई, देयर इज़ अ एरर। अच्छा एक और चीज़, ये एरर क्यों आ रहा है, देखें मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर हम इस वेरिएबल को मेन के अंदर गेट करना चाहते हैं तो हमें पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहती, मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहती हूँ। चूँकि मैं अगर इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहती हूँ तो फिर हम इस वेरिएबल टाइप को स्टैटिक कर देते हैं। सिंपल, हम इसको स्टैटिकली गेट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखना तो फिर मुझे इस क्लास में आके पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से मुझे पहले ऑब्जेक्ट लगा के देन इस वेरिएबल को मैं गेट कर सकती हूँ। तो मैं एक शॉर्ट मेथड यूज़ करना चाहती हूँ, मैं इसको स्टैटिक वेरिएबल बना देती हूँ इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है जी। तो फिर हमने क्या किया, इसको स्टैटिक कर दिया, अब हमारा एरर रिमूव हो गया। सो नेम ऑफ आई मतलब अगर 0 पोजीशन पे पहले वाले एम्प्लॉय का नेम आए, 1 जब आई की पोजीशन चेंज होगी, आई इंक्रीमेंट होगा तो 1 पे अनदर नेम, फिर 2 पे अनदर नेम। तो हम क्या करेंगे, हम ये यूज़र से ले रहे हैं तो हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे SC डॉट, और जब हम स्ट्रिंग में वैल्यूज़ ले रहे होते हैं तो तब हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन। ये हो गया जी। अब इसके बाद ये तो कोड हो गया यूज़र से वैल्यूज़ लेने का, मतलब यूज़र से 3 रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं जो रिकॉर्ड्स लिए हैं उसको डिस्प्ले भी कराना चाहती हूँ तो फिर उसके लिए मैं एक अनदर लूप क्रिएट करूँगी, इंट j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन नेम डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस इंक्रीमेंट एंड नेक्स्ट सिस्टम dot out dot print ln and write name of j। इससे पहले अगर आप एक मैसेज भी लिखवाना चाहें, the name of employees, concatenate, इसको रन करते हैं। अरे का साइज छोटा कर लेती हूँ 2 जी। ये आपके सामने आउटपुट आ गई,
कंसोल में सबसे पहले आप पहला नेम एंटर करें, फिर दूसरा नेम। तो देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ अनम एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ यूसुफ, यानी 2 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड एंटर हो गया, यानी 2 एम्प्लॉयज़ के हमने नेम्स गेट कर लिए। सो आई होप आपका आज का जो लेक्चर है वो बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड हुआ। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम क्लास डिस्कशन में भी आपको जो जो कन्फ्यूजन है आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू जी।